कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान शेख। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू, एक ऐसे प्रॉब्लम का जो कि बहुत दहकता हुआ है पूरे देश के अंदर में। 36,000 से ऊपर ऐसे ब्रिजेज़ हैं, ऐसे पुल हैं जो 100 साल से ऊपर जिनका उम्र हो चुका है। और भूकंप का झटका आज दिल्ली में आया था और काफ़ी सारे लोग घरों के बाहर गए, अलर्ट मोड में थे और ये एक खतरे की घंटी है। दिल्ली खुद अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। आज मैं कोई सताए हमें बताए में मेरे पास कॉल आए, कलकत्ता से बहुत सारे कॉल आए, बेंगलोर से बहुत सारे कॉल आए और दोहा कतर से बहुत सारे कॉल आए। उनका ये कहना था कि ये जो हादसा हुआ ब्रिज गिरने से बड़ा बाज़ार कोलकाता में, जिसमें कि 28 से ऊपर लोग मारे गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे दबे हुए हैं और 50 से ऊपर घायल हो गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर या वो आम लोग या वो आम आदमी जो किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं? तो आज इसी पे हम चर्चा के लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं जायसवाल साहब, और ये एक सोशल वर्कर हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में काफ़ी एक्टिव थे ये, और राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई, मनमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई और इस मसले को लेकर के ये इसी हफ्ते सोनिया गांधी जी से भी मिलने जाएंगे। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल साहब। आप हमें ये बताएं, जो ये कलकत्ता में ये जो दुर्घटना हुई है और इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप क्या कहते हैं इसके लिए? नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड तो है ही है इसमें। ये बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बने हैं, सारे पुल बने हैं, उसमें बिंब लगा हुआ है, लेकिन वहाँ तो सीधे झलक रहा है कि निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता की निहित स्वार्थ के लिए कुछ किया। हमारी सरकार सत्ता में आया और लोगों की जान माल से खेलते हुए उस पुल का उद्घाटन कितना जल्दी किया जाए, इस उद्घाटन की वजह से आज उस एक बिंब, इतना बड़ा बिंब लगा दिया गया जिसपे कैपेसिटी मान लीजिए हमारे लोड उठाने का 50 केजी है, हम 200 केजी उठा के चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे। और भ्रष्टाचार की पूरा वहाँ गठरी खुली हुई है। जो 5 साल से कार्य नहीं हो चुका वो 1 महीने में कैसे हो सकता है? इससे साफ झलकता है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। और ममता जी को इसका जवाब देना चाहिए, पब्लिक को जवाब मांगना चाहिए कि इस 28 लोगों का मौत नहीं, वहाँ के हर गरीबों का मौत का एक गुनाहगार वहाँ की सरकार, वहाँ का सत्ता है। क्योंकि ये 5 साल में क्यों नहीं उस पर बार जब आप उसको दे दिए ठेकेदार को कि बार उसको तुम बनाओ, जल्दी करो, उसके बाद भी वो नहीं किया, तो 1 महीने में आप जल्दी करने में इतने लोगों का गुनाहगार हैं। इसलिए सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार करे। हम लोग भी मुद्दा उसको बनाए हैं और गरीबों का जो मौत हो उसमें राहुल गांधी जी गए और देखे, नज़दीक से हम लोग भी जाके देखे कि इसमें जो आपके माध्यम से कोई सताए हमें बताए दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जीवन से खेलने का अधिकार नेता को नहीं है। ये सीधे गरीबों के जीवन से खेला गया है। इस पे जीवन से खेलने का ममता बनर्जी जी का सीधा हाथ है। वो दूसरे पे दोष मारने के लिए कह रही हैं कि ये पहले कहा है अब कहा है, ये नहीं चलेगा। आपको उद्घाटन करना था तो इतना चुनाव नजदीक आते समय आप उस पर प्रेशर क्यों बनाए? क्यों नहीं 5 साल पहले प्रेशर बना के उस कॉन्ट्रैक्टर से आप बात की? उस पर जांच करनी चाहिए। सारे लोग भ्रष्ट, ऊपर से नीचे तक करप्शन भरा हुआ है। उस करप्शन का उजागर होना चाहिए कि कौन कहां से किसका मुट्ठी बना हुआ है जो इसको करने के लिए उत्तेजित किया है। उसका जवाब सरकार देगा, ममता बनर्जी देंगी और हम लोग अपने नेताओं से बात करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के मौत से खेलने नहीं देंगे। जायसवाल जी, आप इस पे जो अभी बात हो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल ना हो करके एक अवेयरनेस टाइप का हो, जिसमें एक कैंपेन हो और लोगों द्वारा ये सवाल पूछा जाना चाहिए जो हुकूमत में बैठे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि ये समस्या जो उठाया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, जब भी सवाल पूछा जाता है, रेलवे मंत्रालय से लोगों की ये कोशिश होती है कि उस चीज़ को रोका जाए और एक डिफेंसिव मोड होता है, वो बताते नहीं, क्योंकि ऑफिशियल्स हमेशा बताते हैं कि इतने सारे ब्रिजेस हैं जो बिल्कुल खतरे की घंटी बंधी हुई, एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो रवैया जो
पॉलिटिशियंस करते हैं उस पर चेक होना चाहिए? पूरा जांच होना चाहिए। कई जगह है, जैसे बनारस में राजघाट पुल है, कई देश भर में बहुत से ऐसे पुराने पुल ब्रिज हैं जिसको मरम्मत के नाम से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सही कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो कमीशन नहीं दे सकते हैं। वो जांच के दायरे में उनको निकाल दिया जाता है, नंबर 1 नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे कमीशन नहीं दे सकते। जो भी अच्छा काम करेगा वो अच्छा कमीशन नहीं देगा, इसलिए उनको पुल बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत अफसर और नेताओं की है, और इसको हमारे देश की जनता को पूछना चाहिए, चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा कांग्रेस, चाहे कोई भी सत्ता में हो, लेकिन सत्ता में रहकर गरीबों के मौत से न खेले। इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, एक सोशल एक्टिविटीज इस पे अपना काम करे और इस पे निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप करे, एक एनजीओ भी हस्तक्षेप करे। ऐसा पावर होना चाहिए समाज में कि 5 आदमी खड़ा होकर गलत काम हो रहा है, गलत उसमें सामान पड़ रहा है तो उस पर रोक लगाए। ये सरकार को एक नियम बनानी चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे और आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती है इसके लिए जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको शायद ही कभी सज़ा मिलते हुए मैंने देखा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक इनको चेक करने के लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए? देखिए इरफान जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसी दुर्घटनाओं के जिम्मेवार लोगों को सज़ा देने के लिए बहुत लचर टाइप के कानून है। इसमें सबसे मैक्सिमम सज़ा आपने देखा होगा कि 2 साल की है। ये 304 एक सेक्शन है आईपीसी का, उसमें केवल नेग्लिजेंस के बेसिस पे जो भी ऑफेंस हो जाते हैं, जिसको अव्वल तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नेग्लिजेंस का जो सेक्शन उन्होंने रखा हुआ है आईपीसी में, उसमें जो नेग्लिजेंस है वो एक्टिव नेग्लिजेंस होनी चाहिए। और इसमें जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी उससे जो रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं, वो बच निकलते हैं इस बात पे कि हमें तो मालूम ही नहीं था। और जो मैक्सिमम सज़ा आज तक हुई है वो 2 साल की हुई है। आपने देखा उपहार कांड जो हुआ था उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल की थी, वो भी घटा के सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन के बेसिस पे उसको घटा के 6 महीने कर दिया। तो इस तरह के लचर कानूनों की वजह से लोगों में हिम्मत बहुत ज़्यादा है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, हमें केवल 2 साल की सज़ा तो वो तो मिलती भी नहीं है, पर 2 साल तक की मैक्सिमम सज़ा है। तो ऐसे लचर कानूनों के चलते लोगों की हिम्मत जो कल्प्रिट्स हैं उनकी बड़ी रहती है, और वो इस तरह के एक्टिविटी करने में उनको किसी तरह का डर नहीं लगता। जबकि और कंट्रीज़ में अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें जो सज़ा मिलती है वो उम्र कैद तक मिल जाती है, अगर उसमें ये पाया जाए कि ये इंटेंशनली या करप्शन के बेसिस पे किया गया है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। करप्ट आदमी को हर तरह की सहूलियतें दी गई हैं कि वो कानून के दायरे से भी बच जाए और जो है ना उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी भी ना लगे। अभी पीछे आपने देखा होगा मेट्रो का एक पुल गिर गया था दिल्ली में जमरूदपुर में, जिसमें जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको ही वो ठेका दिया हुआ था। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, आपने ब्लैक लिस्टिंग की बात की, IRVCL ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इसको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहाँ नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मिला हुआ है। और इसके अलावा इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है ये पता करने के लिए कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, नहीं, इनको मिल कैसे जाता था? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लैक लिस्टिंग होती है वो होती है डिपार्टमेंट लेवल पे। अब जैसे CPWD ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया, मगर PWD उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, उसको गुजरात गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो ब्लैक लिस्टिंग अगर किसी कंपनी की होती है तो अगर वो नेशनल लेवल पे होगी तभी ऐसे हादसे रुक पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी एक डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्टेड है, वो दूसरे डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। अगर एक में ब्लैक लिस्ट है, 10 में ब्लैक लिस्ट हो भी जाए तो उसको क्या फर्क पड़ता है, 99,000 तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही रहे हैं। तो ये एक्चुअली किया ही इसी वजह से जाता है कि ये कुछ भ्रष्ट लोगों को जो है ना सपोर्ट हासिल होता है एस्टेब्लिशमेंट का। मैं यहाँ पे इस बात पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मेरे जितने भी ऑडियंस है इस बात पे ज़रूर गौर करें कि ये जो खास प्रोग्राम बनाया गया है, कोई सताएं हमें बताएं, इसमें सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाना है, हमें सिर्फ खबर नहीं बनाना है, न्यूज़ के खातिर हम नहीं कर रहे हैं। जो विक्टिम्स हैं, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से और मुख्तलिफ जगहों से, उनका ये कहना था कि प्लीज़ सजेस्ट सम रेमेडी, कुछ ऐसी भी चीज़ें बताएं। तो आज हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं IIT से बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है कि
हम पहले ही कैसे बता सकते हैं कि ये ब्रिज का क्या लाइफ टाइम, कब तक ये टिका रहेगा, या जो रियल एस्टेट में जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, चाहे बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो, कैसे लोग इसमें सेफ रहेंगे, उन पे बात करने के लिए आईआईटी से आए हैं एक्सपर्ट्स आए हुए हैं हमारे यहाँ, और वो बताएंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बहुत कम खर्चे में गवर्नमेंट इस चीज़ को रोक सकता है, चेक एंड बैलेंस हो सकता है, और बहुत सारे मासूमों के जान बचाए जा सकते हैं। ये सब कुछ देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए।
पिछले 10 साल के अंदर में करीब 15 से ऐसे 20 ब्रिजेज हैं जो गिरे हैं और हादसे हुए हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे भागलपुर में 47 लोग मारे गए थे, 50 इंजर्ड। केरला में 117 मारे गए, 300 घायल। कोलकाता में अभी 28 मारे गए, मोर देन 100 इंजर्ड। और कोटा चंबल में 48 किल्ड, मोर देन 25 इंजर्ड। ये सारे जो हादसे हुए हैं और जो कम से कम 100 साल से ऊपर जो ये ब्रिजेज हैं, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे लोगों से बात किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नागार्जुन आईआईटी से हैं और इन्होंने पेपर सबमिट किया है। इनका ये कहना है कि इंफ्रारेड कैमरा के माध्यम से टेम्परेचर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रिज का या पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या फ्लॉज है, उसके अंदर जो रॉड लगे हुए हैं क्या उसमें जंग लगा हुआ है या नहीं, ये देखा जा सकता है, ये बताया जा सकता है। नागा, प्लीज टेल मी, आप बताएं कि कैसे, क्या ये पॉसिबल है? देखो, सबसे पहले ये है कि इस चीज़ पे हमारे बहुत सारे आईआईटीज़ में रिसर्च चल रहा है, ठीक है। ऐसे लाइक कुछ ही प्रोफेसर्स है जिस चीज़ पे लाइक पर्टिकुलरली ऑन अ कॉन्क्रीट सैंपल्स और एफआरपी सैंपल्स और ऑन अ स्टील लाइक जिसके थ्रू लाइक पिलर्स बनते हैं, हम इजीली लाइक इंफ्रारेड थर्मोग्राफी जो आईआर रेस जिसको कहा जाता, जिसको भी लाइक हम डायरेक्टली अपने आंखों से नहीं देख सकते, विजिबल रेस के बाहर है, तो उसको क्या करते हैं, सबसरफेस डिफेक्ट्स जो है वो जो भी इंसिडेंट होने से पहले ही अगर हम डिटेक्ट कर पाते तो उसको वहीं पे रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद ऐसे इंसिडेंट होने से पहले ही उसको बचा सकते हैं। नहीं तो क्या इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में कहीं और यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या ये हो रहा है? देखो, इसका टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ था 1800 सेंचुरी में और उसके बाद और कई सालों तक इसके ऊपर रिसर्च चलता रहा और 1995 में इसका पहला पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम है मांडलीस। और ये रिसर्च शुरू हुआ था बेल लैबोरेटरीज में कनाडा में, जहाँ पे पहला बल्ब क्रिएट हुआ था और वहाँ से इनिशिएट किए इन्होंने। और उसके बाद बहुत सारे लाइक 4-5 प्रोफेसर्स ऐसे थे जो आईआईटी दिल्ली से भी लाइक पीएचडी किए और उसके बाद उन्होंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे आईआईटी में काम कर रहे। बट ये है कि ये सारे जो भी एडवांस टेक्निक्स हैं जिस पे रिसर्च चल रहा, बट ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस में जब यूज़ नहीं हो पा रहा तो फिर किस चीज़ का और किस बात का लाइक 1000 करोड़ सैंक्शन हो रहा है आईआईटीज़ के लिए R&D डिपार्टमेंट में, फिर क्या यूज़ कर रहे जब बाहर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज़ ही नहीं हो पा रहा। क्या ये किसी और कंट्री में अभी यूटिलाइज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी? यस, ये टेक्नोलॉजी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज़ हो रहा है बहुत साल से, लाइक नियरली वी कैन से 4-5 ईयर्स बैक। और जापान में भी लाइक इवन मोर, लाइक जापान आगे भी बढ़ा और उन्होंने एफआरपी सैंपल से जो पिलर्स जहाँ आयरन उसके साथ उसका केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छा है और उसको यूज़ कर रहे जो कि अर्थक्वेक से बिल्डिंग टूटने से बचा सकता है। नहीं, मैं आज ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे क्योंकि आज दिल्ली में अर्थक्वेक के भूकंप के झटके आए, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है जोन 4 है, तो ये जो भी पेंट हाउस भी खरीदते हैं, ये अभी नॉर्थ आई बनाया गया नोएडा में, इतनी लंबी बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन जो 4 करोड़ 5 करोड़ दे करके भी ऊपर रह रहे हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? इफ़ ह्यूमंस आर नॉट सेफ, तो क्या लगता है कि वो जापान में भी अर्थक्वेक आता है, बहुत ज़्यादा क्वेक प्रोन है वो, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग स्वे करते हैं, वो स्विंग करते हैं और फिर आ जाते हैं, वो बिल्डिंग टूट के गिरते नहीं है। व्हाट इज़ योर से, क्या आपको लगता है ऐसा क्यों होता है? देखो, मेन बात ये है कि इंडिया में प्रमोट नहीं हो पा रहा रिसर्च को, लाइक रियल एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर पाए। जापान क्यों यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी? क्योंकि वो रिसर्च से आगे बढ़ चुके हैं, लाइक वो चाह रहे हैं कि रियल टाइप एप्लीकेशंस में यूज़ करें ताकि लोगों का लाइक ये सब इंसिडेंट से बचे। और मेन बात ये है कि ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि बहुत कम कॉस्ट में लाइक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेस कॉस्ट इफेक्टिव, और टाइम कंजप्शन इतना है लाइक आप एक दिन में एक पूरे ब्रिज को कवर कर सकते हो। इट्स अ होल फील्ड नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफ्रारेड थर्मोग्राफी जो फील्ड है, क्योंकि इससे बिल्कुल बिना लाइक सब सरफेस डिफेक्ट्स, मतलब आप समझ रहे हो लाइक कोई भी क्रैक्स आ गया अंदर, क्योंकि लोड के कारण क्या होता है, जैसे उसके ऊपर लोड डाल दिया किसी बिल्डिंग के ऊपर या ब्रिज के ऊपर, उसके अंदर से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म होने से पहले क्रैक्स क्रिएट होते हैं। जब टूटने से पहले वो क्रैक्स को हम पहले ही डिटेक्ट करके अगर उसको लाइक रिपेयर कर देंगे तो जो भी इंसिडेंट आए, ये नॉर्मल बेसिकली जैसे 6 मैग्नीट्यूड 6.8 तक, तो इतना तक तो हम बचा पाएंगे जितने भी फ्लाईओवर्स है, ब्रिजेस है।
सारे उस टाइम तक बचा सकता है अगर उसको पहले ही डिटेक्ट करके डिफेक्ट रिनोवेट कर देंगे तो। नागा, मैं तुम्हारे सवाल का शायद जवाब यहाँ पे दे सकता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद हैं कुरैशी साहब और रिजवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स पे और सेफ बिल्डिंग्स पे काफ़ी कुछ काम किया है। इन्होंने काफ़ी किताबें भी, काफ़ी पेपर्स भी इन्होंने लिखा है इस पे। रिजवान साहब, आप बताइए कि ये जो नागा जो बात कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है? क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल संसद में रखा जाता है तो मिनिस्ट्री के लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए और कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। अगर ठीक है तो 36,000 ब्रिजेस अभी 100 साल से ऊपर हैं और डिजास्टर हो सकता है कभी भी। आपका क्या कहना है? देखिए, इस सब की बुनियाद करप्शन में है। कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, इन सबको बहुत सारी स्टेजेस से गुजर कर और किसी ब्रिज का ठेका या कुछ देना होता है। तो इसमें बुनियादी तौर से डिलेज और बहुत लेंथी प्रोसीजर्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो छोटी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी रखती हैं, जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वो बना सकती हैं, उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं कि इतना वो फाइनेंस कर सकें और फ्रैंकली स्पीकिंग करप्ट लोगों को रिश्वत दे सकें। नहीं तो आपका क्या कहना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन इतने सारे मासूम लोगों की जाने जा रही है? ये दिस इज द ओनली रीज़न कि करप्शन ही है, करप्शन की ही वजह है बुनियादी तौर से जो और सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं कि इस बात पे क्या वो लोग चर्चा नहीं करते? आपको ऐसा नहीं लगता ब्यूरोक्रेट्स कितने जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए? जो ऑफिशियल्स हैं जिनके लिए वो सैलरी लेते हैं, भाई टैक्स मनी से उनको वो पैसे मिलते हैं, क्या उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ 10 to 5 नौकरी करनी होती है। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट देयर, मतलब जो असाइनमेंट्स हैं उनके वो सही तौर पर हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कंसर्न। और ब्यूरोक्रेट्स, माफ़ कीजिएगा, एक हायर लेवल के क्लर्क ही होते हैं और वो वही करते हैं जो ऊपर से उनको ऑर्डर्स आते हैं। दे कांट टेक एनी इनिशिएटिव, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। वो जो उन्हें आदेश आता है बिल्कुल उसी तरह से वो करते हैं। और ये काम दरअसल पॉलिटिशियंस का और सोशल वर्कर्स का है सोचने का कि किस तरह से किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास फंड्स नहीं है, टेक्नोलॉजी है और वो बहुत अच्छा एक फ्लाईओवर या ब्रिज या कुछ उसका वो बना सकते हैं, तो उसके पास अर्नेस्ट बनी ही नहीं है देने के लिए, तो वो कैसे उसको एलोकेट होगा तो टेंडर? नहीं नागा, टेल मी वन थिंग, ये जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें, मान लीजिए हम यूपी की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करें, या मान लीजिए हम कलकत्ता का ही बात करें, हम ममता जी की बात करें, तो क्या एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट किया जा सकता है जो कि डायरेक्ट हम चीफ मिनिस्टर के टेबल पे जाकर के बताएं कि ये सिस्टम है, ये मॉड्यूल है और इसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं? तो हाउ मच डू यू थिंक इज द कॉस्ट रिक्वायर्ड इन्वॉल्व्ड इन दिस? देखो, सबसे पहली चीज़ है, ऐसे मॉड्यूल तो ऑलरेडी बहुत सारे, लाइक मैंने खुद यूएस डिफेंस सिक्योरिटी का एक स्पाई का कॉन्फ्रेंस पब्लिश किया है मैंने। उसमें मैंने क्लियरली अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एज इरफान भाई टोल्ड दैट कि मैंने आईआईटी से पास आउट, सो ऑब्वियसली मैंने रिसर्च किया और उस पर पेपर पे लिखा था। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इतना बेटर थे और उसका टोटल कॉस्ट आपको पड़ा अगर ओवरऑल किट प्लस मैन पावर वगैरह आप यूज़ करोगे तो 2.5 करोड़ पर ब्रिज। बट इसमें ये एडवांटेज ये है कि एक कैमरा से आप कितने भी ब्रिज आप कर सकते हो। इसमें ये फिक्स नहीं है कि आप एक कैमरा से एक ब्रिज को ही कर सकते हो, और इट्स अ होल फील्ड नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक। और सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी ब्रिज हो या कोई भी फ्लाईओवर हो, रेगुलर बेसिस पे आप चेकिंग करते रहोगे, चेकअप कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ सिंपल मेथड, कोई ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है और कॉस्ट बहुत लेस, और इट्स अ बेस्ट मेथड। तो ओवरऑल 2.5 करोड़ इट्स द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था। और आई एम वेरी थैंकफुल नागा दैट यू हैव कम टू आवर स्टूडियो और आप ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को भी
और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे सारे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स से, हमारे सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा, कहीं में भी, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी उतने ही महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को, उसके इम्पैक्ट को, उसके दर्द को, जितना हम सब महसूस कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद इसके फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए, एक ख़ास प्रोग्राम चैनल वन द्वारा बनाया हुआ। आपसे मुखातिब हो रहे थे, आपको ये बता रहे थे कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारा ये मानना है कि इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा एक पॉलिटिकल विल हो, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर राकेश भटनागर, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है
और इस काम को क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो CSR एक्टिविटी के तहत एक अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। और ये काम मीडिया का भी है, ये हमारा और हम सभी का काम है कि हम लोगों को अवेयर करें कि वो गवर्नमेंट से ये मांगे कि ये हक की बात है, ये हमें चाहिए और ये आपको देना है। तो राकेश जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस जिस बात को नागा ने कहा, ये कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, गौर करने की बात यह है कि जितने भी आजकल हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये शुरुआत में ही ओवर प्राइज्ड हैं। ओवर प्राइज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजीज़ ऑलमोस्ट 10, 15, 20, 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। जैसे नागा ने कहा कि हमारे पास अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अगर हम करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% डाउन होगी। तो ये जो विल है, ये गवर्नमेंट की विल नहीं है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी हम फ्लाईओवर बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि डिले। आज अगर हम इस फ्लाईओवर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। एक 900 मीटर का फ्लाईओवर बनाने के लिए अगर आपको 7 साल चाहिए तो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं डेली ईयरली बेसिस पे, उसके साथ साथ डिले में भी आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। और जब ये हादसे हो जाते हैं उसके बाद इस चीज़ को दोबारा से री इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दुगना खर्चा करना पड़ता है। तो एज जो नागा ने कहा कि हमें अब वो टेक्नोलॉजीज़ की भारत में ज़रूरत है जो बाकी देशों में यूज़ हो रही है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर जैसे हमने जापान की ही बात करी थी, तो जापान में अगर हम बात करते हैं, जापान की इकनॉमी और हमारी इकनॉमी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अभी कुछ 2-3 दिन पहले अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में भी अभी नई बनी हुई सड़क धंस गई, जिसको बने हुए मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए होंगे, वो सड़क भी धंस गई। तो या तो ये पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, या ये कहीं प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज़ाया हो रही है डिले में। अगर आप बात करते हो कि अगर मैं आज हम यूपी की, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम यूपी में नोएडा को ही लेके चलते हैं, तो सबको पता है कि नोएडा में एक एलिवेटेड रोड बन रहा है जो सेक्टर 18 को कनेक्ट कर रहा है सेक्टर 61 से। हम वहाँ बात करते हैं तो पिछले 2 साल में उस रोड पे ऑलमोस्ट फ्लाईओवर का काम 60% कंप्लीट हो गया। तो एक विल, पॉलिटिकल विल, उसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ लगी हुई हैं उनकी विल का जीता जाता उदाहरण है कि हम जब 5 से 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 2 से 2.5 साल में पूरा कर सकते हैं, तो 900 मीटर लंबा फ्लाईओवर सिर्फ उसमें 8 साल क्यों लगे। आप बात करते हैं 400-600 करोड़ की, अगर आज ये फ्लाईओवर गिरा तो ये कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 गुना है, क्योंकि आप जो जान माल का नुकसान हुआ उसके बाद आप इसको दोबारा तैयार करेंगे। तो ये सब रीज़न है जिस वजह से नागा जैसे लोगों को मैं कहता हूँ कि एक बार चांस देना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स गवर्नमेंट ने यूज़ करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने कहा था बीच में, एक और हमारे मेहमान थे, उन्होंने ये कहा था कि करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें अभी भी आज सुबह भी मैं कहीं पढ़ रहा था इस बारे में, उसमें यह आया था कि जो ऑफिशियल्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी उसके जो ऑफिशियल्स थे, उन्हें पिनलाइज किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब तो मेरा मानना यह है कि आपको अरेस्ट करना चाहिए था पॉलिटिकल कनेक्टेड लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ब्यूरोक्रेट्स को, बिकॉज एक कंस्ट्रक्शन फर्म से ज़्यादा जिम्मेदारी एक स्टेट गवर्नमेंट की है, उस गवर्नमेंट से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेसी की है, लोकल डिपार्टमेंट की है, जो जिसका काम है किसी भी काम को ढंग से इंस्पेक्ट करके और अच्छी तरह से कंप्लीट करना, जो मेरे को लगता है इस केस में नहीं हुआ। जायसवाल जी, आप कितना एग्री करते हैं राकेश जी ने जो बातें कही हैं? आपको क्या लगता है कि हाउ मच डू यू एग्री, आप कितना एग्री करते हैं? राकेश जी कहीं ना कहीं बहुत सही बात कहे हैं कि विल पावर का कमी है, लीडरशिप में विल पावर नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता है। 8 साल जो 900 मीटर का पुल नहीं बन पाया, इसमें सबसे बड़ा कमजोरी सरकार और सत्ता की है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पूरा पावर नहीं दिखाया, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्टर को कमी हो जाती है, जिसके वजह से
वो पुल नहीं बना पाया, 8 साल 9 साल लग जाता है। क्यों? कि उसका बिल पास नहीं हो जाता है, कमीशन पहले लोग ले लेते हैं, बिल दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उसका काम में रुकावट हो जाता है। ये भी कमी है। और दूसरी बात कि इतने बड़े व्यवस्था को आप कई बार उस कंपनी को, कई भ्रष्ट कंपनियों को जिसपे ब्लैक लिस्टेड होता है कंपनी, उसको बार बार काम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं। क्यों कानून के सलाहकार नहीं देखते हैं? क्यों राजनीतिज्ञ लोग नहीं देखते हैं कि वो कंपनी कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड है, उसका नाम खराब है, वो नाम बदल के अपना चेहरा वही देकर और नाम बदल देता है, उसको दे दिया जाता है, क्योंकि कमीशन वो ज़्यादा देता है, काम अच्छा नहीं करता है। इसलिए आज बेगुनाहों का जान जाता है। उसमें कमी हमारा और सब पब्लिक का है, उसको समझना चाहिए। जसवाल जी, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर बैंक से आपने लिया लोन, बैंक से लोन लेने के बाद में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को अगर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का अगर बच्चा, उसका बेटा, औलाद अगर जाता है बैंक के पास कि हमें ये चाहिए, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उसके बेटे को भी वो लोन नहीं देते। जी जी। तो यहाँ पे हमारे जो वोटर्स हैं, वो जब एक फादर है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके बाद जब बच्चे आते हैं या उनकी पत्नी आती है, कोई और आता है, तो फिर उनको वो चुन लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये बिल्कुल क्या है, ये एक्सपेरिमेंट ही होता रहेगा या इनको बिल्कुल समझ नहीं है हमारे वोटर्स को? ये तो लग रहा है हमारे, ये तो सत्ता के भूखे, तो सत्ता के भूखे हैं, किसी को चेहरा बदल के चले जाते हैं और लोग उनको प्रभावित होकर कैसे वोट देते हैं। लेकिन जिसपे करप्शन साबित हो जाता है, करप्टेड लोग हैं, उनको, उनके परिवार को वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आपका गलती है जो समाज के लोग ऐसे लोग को स्वीकार करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए इतने सिस्टम बने, इतने लोग जानते हैं मीडिया के माध्यम से, सब दरवाजे दस्तक देते रहता है मीडिया कि ये लोग गलत है, तो उनको दुर्व्यवहार को देखते हुए भी उसके साथ अटैचमेंट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। पब्लिक हमारे भारत में ही ऐसा होता है जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इसमें सबकी कमी है, पूरे देश के हर एक गांव की कमी है पब्लिक की, कि जो ऐसे करप्ट लोग को चुनते हैं, ऐसे सत्ता में लाते हैं और वो पुनः उस सत्ता में आने के बाद अपना रूप रेखा दिखाते, चाहे बेटा के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, कहीं ना पीछे उसके बैकग्राउंड में आपराधिक चरित्र छिपा रहता है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पत्नी हो। तो इसको देखते हुए आज जो पूरे देश में घटना हो रही है, पुल, हर जगह पुल, रोड, सड़क, जितने कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंपनी वाले, उनको मैं नज़दीक से देखा हूँ, जानता हूँ कि लोग कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराने के लिए, L1 में आगे आने के लिए कैसे अधिकारियों को पटाते हैं और नेताओं को पटा के कमीशन फिक्स किया जाता है, और उसके बाद वो चीज़ हमेशा डैमेज होता है जिसमें कमीशन ज़्यादा लिया जाता है और समय ज़्यादा इसलिए बढ़ाता है कि कमीशन वो ज़्यादा दिए रहता है, तो आराम से काम करता है, चलो भाई चल रहा है काम, ये तो चलते रहेगा। एक कथा है, फिर दूसरा कोई सुनने आए तो उस कथा को पुनः शुरू करो, ये वाला सिस्टम हो गया है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यूज क्यों नहीं किया जाता? अभी यूथ हमारा ये इतना एग्रेसिव है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं IIT एक्सपर्ट सारे यूथ को आगे लाया जाएगा, नागार्जुन जी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, उस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज किया जाता? यूथ को क्यों नहीं चांस दिया जाता? उसके सोच को क्यों नहीं, आप सोच कैसे बदल सकते हैं जब हमारे विचार को आप तक समिट नहीं रखा जाता? कॉलर अटैच्ड है बाहर से, वो कॉल कर रहे हैं मुझे, शायद उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं सुन रहा हूं। उनका ये कहना है, ये कोलकाता से ही कॉल है, वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने पैनल में लोगों से पूछिए कि जो इस तरह के जो कत्ल होते हैं, ये मास मर्डर जो होते हैं, क्या उनके खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं बनाया जा सकता है? आप क्या इस इशू को रेज करेंगे? आप ह्यूमन राइट कमीशन से पूछेंगे? नहीं, ये रेज करने लायक है। बात बहुत मुद्दे की बता रहे हैं कि इसको गुनाहगार मानना चाहिए सरकार के, जो लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सत्ता के भूखे लोग इन्वॉल्व हैं, जो 28 लोग बेगुनाह लोग मारे गए, उनके परिवार का खर्च कौन जीवन भर चलाएगा? 2,50,000 मुआवजा देने से जिंदगी नहीं चल पाएगी। एक घर का आदमी मर जाता है तो उसके पीछे कितना चीज छोड़ के चले जाता है, और उनके कहने का जो तात्पर्य है, इसके लिए तो एक बनना चाहिए सिस्टम, एक अलग बनना चाहिए कि जो ये पुल गिर जाता है जिसमें बेगुनाह मर जाते हैं, उन 302 लगना चाहिए, जिसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए।
इसका मांग हम लोग करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, हम लोग विचार करेंगे, समाज के लोगों से भी इस विचार में सम्मिलित कराएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने नेताओं से बात करेंगे। ये आना चाहिए, जागरूकता पूरे देश के जनता को होना चाहिए कि इसको सजा जब से नहीं मिलेगा तब तक करप्शन नहीं मिटेगा। ऐसे ही करप्ट लोगों को ठेका दिया जाएगा जो कुछ पैसे खिला के आगे बढ़ के ठेका लेते हैं, कई बेगुनाहों का जान चली जाती है। राकेश जी, मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से जायसवाल जी कह रहे हैं कि एक मास कैंपेन की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। आप खुद एक बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। क्या आपके जितने भी मित्र हैं, मैं जानता हूँ कि सारे बैंक्स को हेड कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बैंक्स को भी हेड कर रहे हैं, क्या आप लोग एक एसोसिएशन बना के किसी तरह की एक मीटिंग करके एक CSR एक्टिविटी के तहत क्या आप इस कैंपेन को मीडिया में उठा सकते हैं? क्या आप उठाएंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं इंडिया में, उनकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए CSR कैंपेन चला के हमारी जनता को जागरूक करें कि जो अगर वो अपना वोट जाया ना करें, वोट जाया करने का यहाँ पे मैं आपका जो पॉइंट है एक और अपना रखना चाहूँगा, आपका ध्यान अपनी तरफ लेना चाहूँगा कि वोट जनता जब देती है तो हमारे पास पिछले अगर हम बात करें 68 साल की, तो हमारे पास गिने चुने वही चेहरे हैं। कभी किसी का बेटा है, किसी की बहू है, किसी का दामाद है, वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे अंदर भी ये विल पावर होनी चाहिए, या हम जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग, अगर आप मेरे जैसे लोग भी, मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, तो जब उनसे बात होती है हर कोई कहता है कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, हर कोई कहता है कि ऐसे करप्ट लोगों को नेता नहीं होना चाहिए। जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इसने करप्शन किया होगा, इसके तो फादर ने भी किया था, इस नेता ये तो इसमें 50 करोड़ ले लिए, 100 करोड़ ले लिए। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए, या आप जैसे मेरे जैसे लोगों को ये समझना चाहिए, जब तक हम जैसे लोग खुद इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स एक राजशाही की तरह चल रही है, इसको कॉरपोरेट कल्चर में लाने की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे, जो डरते हैं, अगर हम अमूमन बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आने में या तो डरते हैं, या उनमें विल पावर नहीं है, या वो कहते हैं कि नहीं मैं क्यों करूं, आप करो, कोई और करेगा। तो बिल्कुल एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, लेकिन वो जागरूकता, तो ये जो गुलामी की जो थिंकिंग आई हुई है, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग हैं उनका है, या जो आम आदमी है उनका प्रॉब्लम है? ये बेसिक इशू, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये बेसिक प्रॉब्लम हमारा फ्रेमवर्क में है, ना पॉलिटिकल पार्टीज में है ना आम आदमी में। फ्रेमवर्क क्या है कि अगर आज आप एक इलेक्शन लड़ने जाते हो, अभी यूपी में भी अगले साल इलेक्शंस हैं, और अगर अभी हम यूपी के अंदर ही जिस प्रधान लेवल पे, विलेज लेवल पे इलेक्शंस थे, तो उसमें जब हमने नोटिस किया तो एक इलेक्शन में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च होते थे। तो ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि जिसमें जब खर्चा कोई इंसान कर रहा है लड़ने के लिए, तो आप जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी लिमिटेड आमदनी है, जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, वो ये खर्चा कर नहीं सकते। तो जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक आदमी जो प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा है, या जो एक विधायक या MLA का इलेक्शन लड़ रहा है, वो एक आदमी 5-5 करोड़ रुपए ला कहाँ से रहा है। अगर वो उसका आकलन करें तो मेरे ख्याल से ये रीज़न है जिस डर से आम आदमी स्टेप नहीं उठा पाता कि मुझे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आना है। क्योंकि एक आदमी जब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आता है और जाता है और लोगों से कहता है मुझे वोट दो, तो लोग हंसते हैं। हमारा आम आदमी कहता है कि खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, इतने लोगों को इतने दिन इलेक्शन लड़ने के लिए आप कैसे करेंगे। तो वो दोनों तरफ से कमी है, हमारे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भी है और हम लोगों की सोच में भी है, जिसमें हम सब शामिल हैं। ये मेरी बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर से मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई। उन लोगों का ये कहना था कि अगर गांधी नहीं तो फिर इस पार्टी को चलाएगा कौन। तो ये जो लेगेसी है, ये जो राजा और रानी की जो प्रथा है, वो वही चलता जा रहा है और एक आम आदमी, एक कॉम्पिटेंट आदमी आ नहीं सकता। कम से कम बीजेपी में तो ऐसा नहीं है अभी मौजूदा हालात में। जायसवाल जी, आप कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ धड़े जुड़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि कोई साफ पाक है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूरा पोते नाती से लेके दादा तक और सब सम्मिलित है, एक ही घर का पॉलिटिक्स राज चल रहा है। और गांधी परिवार ऐसा है कि
त्याग और प्रत्याग का प्रतिमूर्ति है। कोई ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है दूसरा परिवार जो अपना देश के लिए, राजीव जी की हत्या हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया, और गांधी परिवार पर इसलिए निर्भर है कि वो लोग हॉनेस्ट हैं, देश के लिए चिंतन करते हैं और उनको हम मानते हैं कि वो हमारे नेता हैं और हमारे बात को रखेंगे, हम उनके साथ जुड़ के चलते हैं। और ऐसा परिवारवाद तो पूरे पार्टी में हो गया है, कोई ऐसा अछूता नहीं रह गया है, लेकिन परिवारवाद को तोड़ने के लिए कोई एग्रेसिव तो नहीं हो पा रहा है। कोई पब्लिक ऐसा नहीं है कि वो तो उन्हीं को चुन लेता है कि हमारे उनके पिताजी थे एमपी तो उनका लड़का खड़ा हो गया उनको चुन लो, तो चंद्रशेखर जी गए उनका लड़का खड़ा हो गया तो उनको वोट दो। तो ये पब्लिक का कमी है, कहीं ना कहीं हमारे सोच का कमी है। उस सोच को चेंज करने के लिए तो कई दिशा लिया गया, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि प्रधान के में 5 करोड़ 1 करोड़ खर्चा करने के लिए, तो ये सब पैसा आता है जहाँ काले धन की बात होती थी कि काले धन वापस आएंगे और बड़े बड़े विडम्बना और बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि सबके खाते में 16 लाख जमा होंगे। और शिक्षा की बात होती है, बिना पढ़े लिखे को उतना उच्च पद का मंत्रिमंडल में दे दिया जाता है जो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो ये सिस्टम पूरे देश का ऊपर से ही खराब है। और एक कहा जाता है गरीब चाय बेचने वाले को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हमारा सोच क्यों नहीं चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाते, तो उसका एजुकेशन क्वालिटी क्या है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है, वो रीजन क्यों है कि आप उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे सोच को कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। पूरे देश में सूखा और गरीबी त्राह त्राह मच गई है और जिंदगी मौत से लोग लड़ रहे हैं। आज पुल गिर रहा है, आज अभी एक केरल में अभी हो गया 300 लोग उसमें घायल हो गए, 110 लोग, बहुत दुखद अभी घटना घटा है, आज ही का है। और उसमें हम किसी को बोल देते हैं कि हम 10 लाख दे देंगे 2 लाख दे देंगे, लेकिन उससे जीवन नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं व्यवस्था और सिस्टम मेरा पूरे भारत का खराब चरमरा गया है, जिसको हम युवाओं को नेता और पॉलिटिक और समाज को छोड़कर, जात पात धर्म को छोड़कर, पार्टी राजनीति से अलग होकर विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिसको हम ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि बड़े बड़े भाषण दे दिए और लोगों को प्रभावित किए फिर बाद में जुमला बोल दिए, तो ऐसे तो वोट लेने के लिए लोगों को बोल दिया जाता है, लेकिन उसमें एग्रेसिव और कोई कार्य विकास का नहीं हो पाता है। इसके लिए हर वर्ग से, हर सिस्टम से पढ़े लिखे लोगों को लेके उनके विचारधाराओं का एक टीम बनाना चाहिए। हर एक्सपर्ट आदमी को बैठाकर इस चिंतन करना चाहिए कि हमारा ये पुल बन रहा है कि इसमें क्या क्या गिट्टी कैसा है, इसमें सरिया कैसा है, पुराने तो नहीं लग रहे हैं। इसमें एक टीम अलग होनी चाहिए, एक अलग होनी चाहिए जो हॉनेस्ट हो और नेताओं के ऊपर होना चाहिए और ऑफिसरों के ऊपर होना। फाइल बना दिए और दे दिए, वो कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, उस पर भ्रष्टाचार तो लगा नहीं है, पूरे देश में वो सही काम किया है कि नहीं किया है, उसका एक ब्यौरा होना चाहिए, उसका आईबी रिपोर्ट होना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए, वो सीबीसी रिपोर्ट उसका मंगाना चाहिए कि वो क्लियरेंस है कि नहीं, हर जगह से साफ पाक है तो तब ठेका देना चाहिए। तो लोग पैसा लेके ठेका दे देते हैं, उसमें आम जनता क्यों घिसेगा, क्यों मरेगा, ये सोचने की बात है। राकेश जी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। राकेश जी, आप हाल ही में कोलकाता गए थे और इत्तेफाक की बात है कि उस ब्रिज के नीचे से आपकी गाड़ी भी गई थी। आपका क्या असेसमेंट है इसमें? ममता जी कहती है माँ माटी मानुष, तो यहाँ पे मानुष तो माटी में मिल गया, आप कुछ कहेंगे नहीं इसमें? इस पे बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के बाद तो मैं उस दिन के हादसे के बाद से किसी भी ब्रिज के नीचे से निकलने से पहले 10 बार सोचूंगा कि इस ब्रिज के नीचे से निकलूं या नहीं निकलूं, क्योंकि ममता जी ने जो कहा, ममता जी का कहना जो था, उन्होंने मानुष को माटी में तो मिल ही गया वहाँ कलकत्ता में। तो जैसे अभी भी बता रहे थे हमारे सारे मेहमान कि हम लोगों को, आपने भी जिक्र किया था, CSR एक्टिविटी करनी चाहिए, आम जनता को भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके और टॉप मैनेजमेंट तक जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उन सबको विद इमीडिएट इफेक्ट जेल में डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने ये कहा, टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं और उनको इस तरह से इलेक्शन के दौरान ये बात नहीं कहनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता ये इतनी ओछी बात, मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है? अगर उन्होंने एक सही और अच्छी बात कह दी तो उसको भी आप पॉलिटिकली ले रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए? इसमें तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। और एक पढ़ा लिखा आदमी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ स्क्रीन पे, वो क्विज मास्टर है
और उनसे ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि इनको हो क्या गया, पॉलिटिक्स में आने से पहले तो बहुत अच्छे थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद इनको क्या हो गया। तो पॉलिटिक्स में कोई ऐसा कीड़ा है जो काट देता है कि आदमी करप्ट ही हो जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, कोई भी भारत का जिम्मेदार नागरिक वही बात कहता है जो प्रधानमंत्री जी ने कही, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये सही में एक्ट ऑफ फ्रॉड ही है। गॉड कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी में बेकसूर इंसान की जान जाए। दूसरा, लोगों की, हर आदमी की, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। जो लोग इस चीज़ को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या हो गया, वो खुद सोचें कि कल को उनके घर का कोई भी उनका करीबी इंसान उस वक्त उस ब्रिज के नीचे होता तो क्या वो आज इस स्थिति में होते। ओके राकेश जी, सम अप करने का टाइम हो गया है। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हम सबको रीअसेस करना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और कैसे हम खासतौर पे मीडिया में एक प्रेशर ग्रुप बना करके एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं ताकि लोगों को बताएं क्या सही है क्या गलत। आवाज़ उठाना ही हमारा हक है, आवाज़ नहीं उठाना भी एक गुनाह की कैटेगरी में आता है। आप देखते रहिएगा चैनल 1, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को कोई सताए हमें बताए में हमें कॉल करना ना भूलें, हमें ईमेल करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।